जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और गोलीय दर्पण। ठीक है, हम लोग कल तक जो हेडिंग पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, परावर्तन के दोनों नियम हो चुके हैं और परावर्तन संबंधी विभिन्न परिभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, आज की जो पहली हेडिंग है वो कौन सी होने वाली है? आज की पहली हेडिंग हो जाएगी प्रतिबिंब। तो सभी लोग हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? इमेज। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी? इमेज। तो सभी लोग हेडिंग बनाइए प्रतिबिंब। ठीक है, सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब। तो अब लिखिए इसमें प्रतिबिंब में परिभाषा लिखिए प्रतिबिंब की। हेडिंग हमारी होगा ये प्रतिबिंब और इसमें लिखिए परिभाषा लिखिए। देखो, जब प्रकाश किरणें, हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब और उसमें लिखिए जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, परिभाषा पे ध्यान देंगे। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या है। एक तो कह रहा है परावर्तन, जिसको कल पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी वस्तु से क्या क्या है, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश जो है किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की घटना ही क्या है? परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश की वापस लौटने की घटना कौन सी है? परावर्तन। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं क्या है इसमें, ये तो कल पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम, जैसे कह रहा है किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल रही हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अभी हम जब चित्र बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब किरणें किसी वस्तु से आएंगी, ठीक है, तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलेंगी या किसी दूसरे बिंदु से कैसी होंगी? आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं किरण आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर किरण क्या हो रही है? जाकर मिल रही है। ठीक है, तो परिभाषा में क्या कहा गया? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को जो है हम क्या कह रहे हैं? इस पहले वस्तु का या पहले बिंदु का, हम यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु जो हमारी बड़ी है। ठीक है, वस्तु का आकार बिंदु आकार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंब का या पहली बिंदु का जो है प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई हमारी। क्या हो गई परिभाषा? जब किसी वस्तु से जो है प्रकाश किरणें चलती हैं और परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, हेडिंग हो जाएगा हमारी, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब का प्रकार या प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? हमारा जो है प्रतिबिंब दो प्रकार का है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहले को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर इसमें, दूसरा नंबर प्रतिबिंब का दूसरा नंबर कौन सा होगा? प्रतिबिंब का जो दूसरा प्रकार है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। उसे कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब हमको अलग अलग इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ लेनी है। किसकी? वास्तविक प्रतिबिंब की और आभासी प्रतिबिंब की। हम सुनते हैं जैसे
आभासी बात हुई, वर्चुअल बात की है, ठीक है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से वर्चुअल बात कर लिया, मतलब दो लोग जो है शारीरिक रूप से एक जगह नहीं थे, फिर भी लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसी बातचीत को हम क्या करते हैं, वर्चुअल बातचीत, ठीक है। हमको उसी प्रकार यहाँ पे क्या पढ़ना है, आभासी प्रतिबिंब पढ़ना है। तो ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक को बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे को बोल रहे हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहली हेडिंग बनाइए वास्तविक प्रतिबिंब। हेडिंग क्या हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें परिभाषा लिखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से, हेडिंग हमारी है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें लिखेंगे यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को, ठीक है, यदि किसी बिंदु से चलने वाली, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, किरण जो होगी वास्तव में आकर मिलेगी, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का जो है प्रतिबिंब बोलेंगे। पहले बिंदु का कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। यदि, फिर से सुन लेते हैं परिभाषा, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये इंडिकेट करके लिखेंगे, ठीक है। परिभाषा हमारी हो गई, परिभाषा क्या हुई, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, ध्यान रखिए वस्तु हमको जो है बिंदु आकार का लेना है, ठीक है, वस्तु हमको कैसा लेना, अभी हम ये दर्पण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वस्तु को हमको कैसा लेना है, बिंदु आकार का, ठीक है। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। विशेषता क्या है वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंबों को हम जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको इंडिकेट करके लिख लेंगे क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंबों को जो है हम है पर्दे पर उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार हमारी किसकी परिभाषा हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब की। पहले हमने प्रतिबिंब पढ़ा, प्रतिबिंब के दो प्रकार थे, एक था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा था आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो सभी लोग दूसरी हेडिंग बनाइए, आभासी प्रतिबिंब, लिखिए इसमें, ठीक है। हेडिंग क्या हो गई हमारी, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो लिखिए इसमें, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा था, किरण वास्तव में जाकर मिल रही थी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में किरण वास्तव में नहीं मिलती है, केवल हमको आभास हो रहा है कि किरण आकर मिल रही है, ठीक है। जैसे अवतल दर्पण जो होता है प्रायः प्रतिबिंबों को कैसा बनाएगा, प्रायः प्रतिबिंबों को वास्तविक बनाता है एक स्थिति को छोड़कर, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंबों को कैसा बनाता है, आभासी। केवल हमको आभास होता है कि किरण मिल रही है या आती हुई वहां से प्रतीत हो रही है, ठीक है, लेकिन किरण वास्तव में मिलती नहीं है, इसलिए हम इस स्थिति को कैसा बताएंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए किसकी, आभासी प्रतिबिंब की। परिभाषा हो जाएगी आभासी प्रतिबिंब, हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, ठीक है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को
बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या कहा गया, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती बल्कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी। ठीक है, इंडिकेट करके क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंबों को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम वास्तविक में क्या देखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम जो है स्थितियों को डॉटेड लाइन से बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यह केवल आभास हो रहा है कि किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, केवल प्रतीत होता है, आभास मात्र है, वास्तव में यह घटना नहीं हो रही है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों में हम क्या देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंबों में वास्तव में किरणें हमको आती हुई दिखती हैं। ठीक है, वास्तव में यह घटना हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरी लाइन से बनाएंगे, जबकि आभासी प्रतिबिंब हम इस स्थिति को डॉटेड लाइन से, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम परिभाषा पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब की और आभासी प्रतिबिंब की। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी दर्पण। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, दर्पण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मिरर। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगा उसका, मिरर। तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या, हमारी जो अगली हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी दर्पण। इंग्लिश हो जाएगा मिरर, MIRROR। ठीक है, हम सभी लोग मिरर से परिचित हैं। ठीक है, सुबह जो है हम अपना जो है चेहरा देखने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, दर्पण का उपयोग करते हैं, जो सामान्यतः कौन सा दर्पण होता है, सामान्यतः समतल दर्पण होता है। अभी हम दर्पण के प्रकार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का है, तो पहले हम क्या शुरू करेंगे, दर्पण है क्या। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, दर्पण की परिभाषा लिखेंगे। तो हेडिंग बनाइए दर्पण। ठीक है, हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, दर्पण। लिखिए इसमें, यदि चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर, यदि चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर दी जाए। ठीक है, यदि कोई जो है कांच की प्लेट है उस पर क्या कर दिया जाए, पारे अथवा चांदी की पालिश कर दी जाए, तथा उसके ऊपर दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, लोहे की ऑक्साइड का, लोहे के लाल ऑक्साइड का क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। दूसरी साइड पर हम क्या करने वाले हैं, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ कैसा बन जाएगा, परावर्तक। एक साइड पे हमने क्या किया है, एक साइड पर जो है चांदी की पालिश की है। ठीक है, या पारा लगाया है, दूसरे साइड पर क्या किया है, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया है। तो एक साइड जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, पालिश वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारी पालिश वाली जो साइड हो जाएगी वो परावर्तक हो जाएगी। ठीक है, और इसी रचना को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो परिभाषा लिखिए, यदि चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर उसके ऊपर लोहे के ऑक्साइड का पेंट कर देने पर, ठीक है, यदि चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर उसके ऊपर लोहे के ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। दूसरी ओर का पृष्ठ कैसा बन जाएगा, दूसरी ओर का पृष्ठ जो होता है परावर्तक बन जाएगा। यह परावर्तक पृष्ठ ही क्या है, दर्पण है। यह परावर्तक पृष्ठ क्या है, दर्पण। हम क्या कह रहे हैं, कांच की एक प्लेट लो जिसकी एक साइड पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर दो, दूसरे साइड पर हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड पर हम क्या करेंगे, लोहे के ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो जो पालिश वाली साइड है वह कैसा बन जाएगा, परावर्तन। इस पालिश वाली साइड से चूंकि एक साइड पेंट हो चुकी है, दूसरी साइड प्रकाश जाएगा नहीं, तो यह साइड क्या करेगी, यह साइड जो है परावर्तक तल का कार्य करेगी। ठीक है, इसी को हम जो है, इसी तल को हम क्या बोल रहे हैं, दर्पण बोल रहे हैं। ठीक है, कांच की जो प्लेट है उसकी एक साइड पर चांदी की कलई है या चांदी की पालिश है अथवा पारा लगा दिया गया है, दूसरे साइड पर हमने क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड का पेंट। जिस तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट है उस तरफ से प्रकाश बाहर जाएगा नहीं, तो एक ही साइड जो है प्रकाश का रह गया, एक ही साइड कांच की प्लेट का रह गया, जो किसका कार्य करेगा, परावर्तक तल का कार्य करेगा। और यही परावर्तक तल क्या है, दर्पण है। ठीक है, यही परावर्तक तल क्या है, दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के हैं, दर्पण दो प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, एक को कैसा दर्पण बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे समतल दर्पण और दूसरे को बोलते हैं गोलीय दर्पण।
ठीक है। दूसरे को कौन सा दर्पण बोलेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर और इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दर्पण की हेडिंग बनाएंगे दर्पण के प्रकार और उसमें लिखेंगे दर्पण दो प्रकार का होता है। हेडिंग क्या है हमारी? दर्पण के प्रकार, और उसमें लिखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा समतल दर्पण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। तो पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी समतल दर्पण, ठीक है। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? जो हम सामान्यतः घरों में जो दर्पण उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा दर्पण है? फेस को, चेहरे को देखने के लिए जो दर्पण सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है घरों में वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, ठीक है। अभी हम समतल दर्पण की क्या करेंगे? विभिन्न विशेषताओं को पढ़ लेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या हो गई? समतल दर्पण। अब इसमें चलिए परिभाषा लिखिए समतल दर्पण की, लिखिए। देखिए, यदि कांच की समतल प्लेट पर, यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश कर उसे परावर्तक तल बनाया जाए। कांच की एक समतल प्लेट है, एक साइड पालिश कर दो, एक साइड पे चांदी पालिश कर दो, दूसरी साइड पर लाल साइड का पेंट कर दो, ठीक है। प्लेट कैसी है? समतल है। प्लेट कैसी है? समतल है, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश कर उसके तल को परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कैसा होगा? यह दर्पण समतल होगा, ठीक है। यदि कांच की एक क्या लिखे परिभाषा? यदि कांच की समतल प्लेट को पालिश कर कैसा बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। यदि कांच की समतल प्लेट को पालिश कर परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। यह दर्पण क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। यदि परिभाषा में क्या लिखे? यदि कांच की समतल प्लेट को पालिश कर परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं लिख लेंगे, नीचे इंडिकेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर विशेषता में क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा, ठीक है। तो पहली विशेषता में लिखेंगे समतल दर्पण वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक हो जाएगा उसके साथ सामान्यतः उल्टा, ठीक है, और आभासी के साथ सीधा। तो ये जो समतल दर्पण है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? समतल दर्पण जो होगा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो पहला इंडिकेट क्या हो जाएगा? समतल दर्पण वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। जो समतल दर्पण होगा जो हमारा प्रतिबिंब बनाएगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उसी के आकार का क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। पहली विशेषता में क्या लिखे हैं? समतल दर्पण वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर, मान लीजिए किसी वस्तु का जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब इस h ऊंचाई की किसी वस्तु को जो है उसको अपनी पूरी जो है क्या देखनी है? प्रतिबिंब देखना है। तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी होगी? h/2 लेनी होगी। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसके आधे आकार का हमको क्या करना होगा? दर्पण लेना होगा, तभी इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हम क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई 6 फीट का व्यक्ति है, ठीक है। अब हमको यह पता करना है कि जो है इसको अपना 6 फीट पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी होगी? 6/2, यानी 3 फीट का क्या होना चाहिए? 3 फीट का जो है समतल दर्पण होना चाहिए। तब 6 फीट का व्यक्ति जो होगा अपना पूरा प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में देख पाएगा, ठीक है। तो पहली विशेषता में हम क्या लिखे थे? समतल दर्पण जो है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। विशेषता में तीसरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, तीसरी विशेषता में क्या लिख रहे हैं? h ऊंचाई के किसी मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो आवश्यक ऊंचाई वह कितनी रखनी है? h/2 रखनी है, ठीक है। तो तीसरा नंबर विशेषता में क्या लिखेंगे? h आकार के या h ऊंचाई की किसी मनुष्य को अपना जो है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है h/2 रखनी होगी, ठीक है, या h/2 लेनी होगी। यह तीसरी विशेषता हो गई। तीनों विशेषताएं हम फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है?
समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का होता है। तीसरा नंबर, h ऊंचाई के किसी मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है h/2 लेनी होगी। चौथी विशेषता लिख लीजिए। चौथी विशेषता लिखिए, समतल दर्पण क्या करेगा, जिस वस्तु का समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, मान लीजिए समतल दर्पण से कोई वस्तु जो है 2 फीट सामने खड़ी है तो उतना ही प्रतिबिंब अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, तो चौथी विशेषता में हम क्या लिखेंगे, लिखो चौथी विशेषता में लिखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर जो है दर्पण से वस्तु है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही अंदर बनेगा। ठीक है, तो चौथी विशेषता क्या लिखे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे या उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे की ओर होती है। जितनी की वस्तु दर्पण से आगे की ओर है, मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पे जितना दूर वस्तु खड़ा है प्रतिबिंब अंदर की ओर दर्पण के उतने ही अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, तो चौथी विशेषता में लिखिए क्या, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे की ओर रखी है। ठीक है, जितनी की वस्तु दर्पण से आगे की ओर रखी है। पांचवी विशेषता लिख लीजिए किसकी, समतल दर्पण की। ठीक है, पांचवी विशेषता हम किसकी देखेंगे, समतल दर्पण की। तो लिखिए पांचवी विशेषता है समतल दर्पण की। इसमें क्या हो जाएगा, जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अभी परिभाषा पढ़ेंगे किसकी, फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी है। ठीक है, आगे परिभाषा मिल जाएगी ये, तो अभी हम लिख लेते हैं, फिर परिभाषा आएगा तो वहां पे समझ लेंगे। ठीक है, तो पांचवी विशेषता क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होते हैं। दोनों कितने होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। ठीक है, तो पांचवी विशेषता में लिख लीजिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। अब हमारा हो गया, दर्पण हम पढ़ चुके, दर्पण के 2 प्रकार थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की हम परिभाषा पढ़ चुके, इसकी 4-5 विशेषताएं पढ़ ली। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी गोलीय दर्पण। इंग्लिश क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में इसको हम क्या लिखेंगे, SPEH, स्फेरिकल हो जाएगा, RICAL। ठीक है, SPEH हो जाएगा, SPHRICAL, स्फेरिकल मिरर। इसमें इंग्लिश हो जाएगी स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, अब हेडिंग यहाँ पे बना लेंगे। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाइए, कौन सा, गोलीय दर्पण। लिखिए परिभाषा अब इसमें, हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण। चलिए अब इसमें परिभाषा लिखिए, यदि गोलीय दर्पण है क्या, यदि कोई कांच का खोखला गोला हो, किसका गोला हो, कांच का खोखला गोला, इसको किनारों से काट दो तो जो रचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं हम सही से, थोड़ा समझ लेते हैं गोलीय दर्पण है क्या। दर्पण हमको पता चल चुका है, समतल दर्पण पता चल गया, अब गोलीय दर्पण हमको पता करना है। ठीक है, गोलीय दर्पण की हमको परिभाषा देखनी और समझनी है। तो गोलीय दर्पण क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम क्या कर दें, काट दें। ठीक है, तो जो रचना प्राप्त होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, जो रचना प्राप्त होगी उसे ही हम जो है गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या आएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम जो है काट देंगे तो जो रचना प्राप्त होगी वही क्या होगा, दर्पण। ठीक है, तो चलिए परिभाषा ठीक ढंग से परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखिए इसमें परिभाषा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को एक हिस्से से काट कर, परिभाषा में क्या लिखे, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर, ठीक है, कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, 2 पृष्ठ बन रहे हैं, ये अंदर वाला पृष्ठ है जिसे दबा हुआ भाग कहते हैं, और ये वाला जो पृष्ठ है वह कौन सा भाग है, उभरा भाग है। ठीक है, तो यदि किसी कांच के एक खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पालिश कर, उसके एक ओर के पृष्ठ पर पालिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। ठीक है, परिभाषा फिर से पूरा सही से सुन लीजिए, क्या कह रहा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर
उसके एक ओर के पृष्ठ पर पालिश कर दूसरे ओर के पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तब इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? यदि किसी कांच के खोखले गोले को एक हिस्से को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए, एक पृष्ठ पर पालिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बना दें, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, हम परिभाषा का क्या कहा है उसको समझ लेते हैं, है ना। कह रहा है कांच का एक खोखला गोला था जिसके एक हिस्से को हमने क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारे जो है काम का भी नहीं है, चाहे तो रहने दे या ऐसे डॉटेड लाइन से बना सकते हैं। ठीक है, अब दो भाग थे इसके, इस हिस्से को काटा गया। ठीक है, तो इसके कितने भाग बन गए? इसके दो भाग बन गए। नीचे वाले भाग को हम दबा हुआ भाग कहेंगे, ऊपर वाले भाग को हम उभरा हुआ भाग कहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर जो है हम विभिन्न प्रकार के दर्पण, विभिन्न क्या, दो प्रकार के मुख्य रूप से, एक को हम बोलते हैं कौन सा दर्पण? एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? और दूसरे को कौन सा दर्पण बोलते हैं? दूसरे को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। किस आधार पर ये बनाएंगे? पिंड करके। ठीक है, अगर हम जो है पालिश कौन सी साइड पर करें? पालिश अगर हम ऊपर साइड पर करें, ठीक है, अगर उभरे हुए भाग पर जो है हम पिंड करें, कौन से भाग पर पिंड है? उभरा भाग पिंड है। ठीक है, उभरे भाग पर हम क्या कर दिए? पिंड। और दबे भाग को कैसा बना दिए? नीचे वाला जो भाग है दबा है, दबा भाग क्या है? दबा भाग परावर्तक है। दबा भाग कैसा है? दबा भाग जो है हमारा परावर्तक है। ठीक है, तो यदि किसी गोलीय दर्पण के उभरे भाग पर पिंड कर दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण कौन सा है? अवतल। ठीक है, दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया? दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का? दो। एक को कह रहा है समतल दर्पण, दूसरे को गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, किसके आधार पर? पिंड के आधार पर। ठीक है, पिंड कहां कर रहे हैं? अगर उभरे भाग पर पिंड कर देंगे तो दबा भाग कैसा हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। दबा भाग कैसा हो जाएगा? परावर्तक। और इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? इस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अगर पिंड को जो है दबे उभरे हुए भाग पर न कर कहां कर दिया जाए? यदि पिंड जो है दबा हुआ भाग कर दिया जाए, ठीक है, पिंड कहां कर दिया जाए? पिंड जो है हम दबे हुए भाग पर कर दें और उभरा भाग कैसा बना दें? अब उभरा भाग जो होगा, उभरा भाग परावर्तक हो जाएगा। उभरा भाग क्या हो जाएगा? उभरा भाग परावर्तक हो जाएगा। दबा भाग क्या हो जाएगा? दबा भाग पिंड हो जाएगा। ठीक है, दबा भाग क्या हो जाएगा? पिंड। तो इस प्रकार अब परावर्तन इस सतह से होगा। उभरे भाग से हम क्या, कौन सी घटना कराएंगे? परावर्तन की। ठीक है, तो यदि पिंड जो है दबे हुए भाग पर कर दिया जाए और उभरा हुआ भाग कैसा हो? उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त दर्पण कौन सा होगा? इस प्रकार जो हमारा प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं किसकी? गोलीय दर्पण तो हो गया। ठीक है, गोलीय दर्पण में क्या लिखे थे? यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पालिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण कौन सा है? इस प्रकार प्राप्त दर्पण हमारा जो है गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब लाइन छोड़ के लिखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख लीजिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक को क्या कह रहे हैं? अवतल दर्पण। एक को क्या कह रहे हैं? अवतल दर्पण। इंग्लिश क्या हो जाएगी? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कान CONCAVE, कॉनकेव मिरर। ठीक है, MIRROR। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? दूसरी हेडिंग हो जाएगी, दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी उत्तल दर्पण। इंग्लिश क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स, CONVAX, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब दो हेडिंग हो गई। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। एक को कह रहे हैं हम अवतल दर्पण, दूसरे को कौन सा दर्पण कह रहे हैं? उत्तल दर्पण। तो पहली हेडिंग बनाइए अवतल दर्पण। ठीक है, पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? पहली हेडिंग हम बनाएंगे अवतल दर्पण। लिखिए, इसमें हेडिंग हो गई हमारी अवतल दर्पण। तो लिखिए, अब इसमें क्या लिखेंगे? लिखिए, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है। ठीक है, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है। पालिश कहां होगी? उभरे हुए पृष्ठ पर। अभी तो यहाँ पे दबा हुआ है ना, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। यदि पालिश कहां कर दी जाए? उभरे हुए भाग पर कर दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलेंगे। तो परिभाषा में लिख लीजिए क्या?
लिखिए वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। ठीक है, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो इस प्रकार प्राप्त या इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। चित्र बना देंगे इसका। ठीक है, चित्र कौन सा हो जाएगा? ऐसा एक दर्पण है, ठीक है, जिसके एक हिस्से को हम क्या कर रहे हैं? एक हिस्से को ये कांच का खोखला बोला होगा, जिसके एक हिस्से को हम काट दे रहे हैं। ठीक है, और परावर्तन कहां से कराएंगे? कह रहा है उभरे हुए भाग पर क्या कर दी गई है? उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी गई है। उस उभरे हुए भाग पर हम क्या कर दिए? उभरे हुए भाग पर परावर्तन कर दी, उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिए हैं। ठीक है, उभरा भाग जो है पालिश, उभरा भाग कैसा हो गया है? उभरा भाग हमारा हो गया है पालिश। ठीक है, दबा हुआ भाग कैसा है? दबा भाग परावर्तक है। दबा भाग कैसा है? दबा भाग से हम कौन सी घटना करा रहे हैं? परावर्तन की। दबा भाग जो है परावर्तक। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखे? वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तथा दबे हुए भाग से दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो या दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना हो, तो इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? इस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा उसका चित्र हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये उसका चित्र हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसको सी, ठीक है, जिसका भाग होगा उसका सेंटर होगा, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी को दिखाते हैं। ठीक है, अगर यही रेखा थोड़ी और आगे बढ़ा दी जाएगी तो इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो हमारा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है? गोलीय दर्पण जो है हमारा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का था। ठीक है, एक को हम बोल रहे थे अवतल दर्पण, जिसकी परिभाषा ऊपर लिख चुके हैं, चित्र बना चुके हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाइए उत्तल दर्पण। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? उत्तल दर्पण। इंग्लिश क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स, CONVAX, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें लिखिए वे गोलीय दर्पण, परिभाषा में लिखिए उत्तल दर्पण के, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पालिश होती है। अब पालिश कहां की जाएगी? दबे हुए पृष्ठ पर। तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। ठीक है, तो लिखिए वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पालिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, दबे हुए भाग पर पालिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, इस प्रकार प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा एक बार और सुन लेते हैं क्या? वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पालिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त दर्पण को क्या बोलेंगे? इस प्रकार जो है प्राप्त दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो चित्र इसका बना लेते हैं, किसका? उत्तल दर्पण का। अभी अवतल दर्पण में क्या देख रहे थे? परावर्तन जो है दबे हुए भाग से हो रहा था। ठीक है, परावर्तन किस भाग से हो रहा था? दबे हुए भाग से हो रहा था। और जो है उभरा हुआ भाग कैसा था? पिंड था। इसमें उत्तल में क्या हो जाएगा? उत्तल में हम क्या करेंगे? उत्तल में जो है हम दबे हुए भाग को क्या कर देंगे? पालिश कर देंगे। दबे हुए भाग को क्या कर देंगे? दबे हुए भाग को हम पालिश कर देंगे। परावर्तन कौन से भाग से कराएंगे? परावर्तन जो है हम उभरे हुए भाग से कराएंगे। ठीक है, परावर्तन जो है कौन से भाग से कराएंगे? उभरा हुआ भाग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? दबा भाग जो है, दबा भाग पालिश। ठीक है, दबा भाग कैसा हो गया? पालिश। और उभरा भाग क्या हो गया? दबा भाग पालिश हो गया, उभरा भाग परावर्तक। ठीक है, उभरा भाग कैसा हो जाएगा? उभरा भाग हो जाएगा परावर्तक। उभरा भाग क्या हो गया? परावर्तक। तो ये कौन सा दर्पण था? ये हमारा जो था अवतल दर्पण था। कैसे पहचान हुई? उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी गई। परावर्तन कौन से भाग से हुआ? दबे हुए भाग से हुआ। परावर्तक पृष्ठ कौन सा था? दबा हुआ भाग था। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या हुआ? दबा हुआ भाग क्या हो गया? पालिश हो गया। उभरा हुआ भाग कैसा हो गया? परावर्तक हो गया। ठीक है, तो जिसका जो है दबा हुआ भाग परावर्तक होगा उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और जिसका दबा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होगा उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र हो जाएगा हमारा ये, है ना। अब इसमें भी हम सी दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ से सेंटर है, यहाँ की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। हो गए। ये हो जाएगा हमारा